Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझकर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। कई सारे राज्यों ने बनाया है, मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम डीवाईएसपी को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इकोसिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी का दस्तावेज बना सकता है, इसमें हमें अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकता है। परंतु जैसा मैंने कहा कि पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, लड़ना तो राज्य की पुलिस ने ही पड़ेगा। सारी एजेंसी आपके सपोर्ट में रहेगी, सूचना देने से लेकर एक्शन लेने तक। परंतु जब तक एक ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा राज्य के अंदर जो टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मूड रखता हो, तब तक ये सफल नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे और टेररिज्म से जुड़े हुए कई मुद्दों के समाधान के लिए मैक प्लेटफॉर्म पर फोकस ग्रुप मीटिंग और स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का भी हमने गठन कर दिया है, जो 365 डे 24 आवर इस विषय को लेकर फोकस तरीके से काम करते हैं। मैं आज 3 आपराधिक कानूनों पर भी आपको बात करना चाहता हूं, क्योंकि राज्य के बहुत सारे पुलिस प्रमुख यहां पर है और बाकी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ये 3 आपराधिक कानून जो हम नए लेकर आए हैं वो हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणालिका के अंदर आमूलचूर परिवर्तन के लिए, और हम हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य में ही बदलाव करें। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे इनके राज्य की रक्षा के लिए थे, सरकारी तंत्र की रक्षा के लिए थे, सरकारी अफसरों की रक्षा के लिए थे। हम जो कानून लेकर आए हैं वो कानून नागरिक के अधिकारों की रक्षा और संविधान दत्त अधिकार जो उसको मिला है इसके क्रियान्वयन के लिए, इनकी संपत्ति की सुरक्षा, इसके सम्मान की सुरक्षा, ये हमारा दायित्व है। तो तीनों कानून के लिए सभी राज्य के पुलिस विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर मेरा अभी भी आग्रह है कि लेटर एंड स्पिरिट में इसको लागू करने का काम को और स्पीडी किया जाए, जुडिशियरी के साथ भी समन्वय किया जाए, जेल को भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। एफएसएल का जो हमने प्रावधान किया है इसको सफल करना है तो मैन पावर के लिए आपने अपनी राज्य सरकारों से बात कर उचित मैन पावर की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तभी जाकर अपराधियों को सजा दे पाएंगे और जिस पर अपराध नहीं है वो लोगों को समय पर रिहा करेगा। मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, गृह सचिव अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके अंदर एक प्रावधान है कि एक निश्चित मात्रा में ट्रायल के तहत कोई जेल में रहता है तो उसको अपने आप बेल देने का एक प्रावधान है। 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है। मेरा आप सबसे विनती है, इसके पहले नए कानून के तहत जिसको बेल का अधिकार है, जिसको बाहर जाने का अधिकार है, वो सभी का हम एक अभियान चलाकर बेल करा दें। हमारे गृह सचिव जी आपके साथ इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर तकनीक को बहुत प्राधान्य दिया गया है।
मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जेल, एफएसएल, कोर्ट, अभियोजन और पुलिस, ये पांचों जगह 100% तकनीकी क्रियान्वयन होने के बाद हमारे ये 3 आपराधिक कानून दुनिया के सबसे आधुनिक और तकनीक से लैस कानून होंगे और एक लंबे समय तक इसके अंदर कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से इसने बनाया है। और आतंकवाद का जहां तक सवाल है, आजादी के 76 साल के बाद पहली बार ये कानूनों के अंदर हमने आतंकवाद को परिभाषित किया है, आतंकवाद की व्याख्या की है। कई सारे केसों के अंदर कोर्ट के बहुत तीखे सवाल आते हैं कि टेररिज्म का मतलब क्या है, टेररिस्ट का मतलब क्या है। इसकी व्याख्या पहली बार करने का काम हमने इस कानूनों के अंदर किया है। और ट्रायल इन एब्सेंसिया, जो देश की सीमाओं के बाहर षड्यंत्र कर हमारे देश की सीमाओं के अंदर गुनाह करते हैं, इनके खिलाफ भी का केस चलाने का अधिकार प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ पास है। इसका भी उपयोग टेररिज्म के केस में विशेषकर और आर्थिक अपराधों के केस में जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के अवस्थापन के लिए हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। अभी एनएफएसयू के 7 परिसर हैं, अगले 2 साल में 9 नए परिसर हम शुरू कर देंगे। केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाएं CSFL अभी 7 हैं और 7 चालू कर देंगे। और आने वाले दिनों में राज्य की प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए भी भारत सरकार कोई योजना लेकर आएगी। 3 साल के बाद इस देश में हर साल लगभग 35,000 के आसपास फोरेंसिक साइंस के अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग लिए हुए ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर बाहर निकाल पाए। इस प्रकार का शिक्षा का व्यवस्था भारत सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए हमने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को भी लेना पड़ेगा, सबको एक साथ लेना पड़ेगा और एक एकीकृत एंटी टेरर इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी। और इसलिए यहां से हमने एक मॉडल ATS स्ट्रक्चर को परिपत्रित किया है, मॉडल STF स्ट्रक्चर को भी परिपत्रित किया है, मानक प्रशिक्षण मॉड्यूल को भी परिपत्रित किया है और अब आज SOP भी बनाकर आप लोगों को दी जा रही है। ये मॉडल ATS स्ट्रक्चर को आपके राज्य के जरूरियातों के अनुसार जो उचित बदलाव लगे वो कर जरूर इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। मॉडल ATS स्ट्रक्चर, मॉडल STF स्ट्रक्चर और प्रशिक्षण का मॉड्यूल, ये तीनों अगर सभी राज्य कर लेते हैं तो पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम हम खड़ी करेंगे, जिसके आधार पर कोई भी चुनौती आए हमें आगे बढ़ना है। एक बात आप समझ लीजिए, मोदी जी ने तय किया है और इनके साथ देश के 140 करोड़ की जनता ने तय किया है कि भारत अब रुक नहीं सकता। भारत 2047 में हर क्षेत्र में दुनिया में सबसे प्रथम होगा और विकसित भारत 2047 में बनेगा। अगर ये करना है, इसके लिए हमें सुरक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा और आने वाली सभी हमारे सामने जितनी चैलेंजेस हैं, इसका जवाब हमारे साथ होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो इसके लिए एक टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ एकीकृत एंटी टेरर इकोसिस्टम हमने बनानी पड़ेगी और इसके लिए ATS, STF, प्रशिक्षण और प्रोसिक्यूशन की SOP, ये चारों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। और मेरा आग्रह है, इसमें कहीं पर भी राज्यों के अधिकार कम नहीं होते हैं, हर राज्य ने ही इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। राज्य की भौगोलिक स्थिति और जरूरियातों को देखकर इसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं, मगर एक कम से कम कॉमन स्ट्रक्चर बने, इसको करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि NIA ये एक रूपता लाने के काम में समन्वय करे और सभी राज्य की पुलिसों को सहायता करें। राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का मानकीकरण करने के लिए भी NIA ने
शुरुआत की है, मगर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इसका बनाना चाहिए और राज्य के अच्छे अफसरों के हौसला अफजाई के लिए भी करना चाहिए। ये करने से एक संयुक्त मोर्चा हम टेररिज्म के खिलाफ खड़ा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आतंकवाद का वित्त पोषण जब तक नहीं रोकते हैं, आतंकवाद को नहीं रोक सकते, क्योंकि इसकी इकोसिस्टम को तोड़ना है तो इसके वित्त पोषण को रोकना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी, सोने की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, हवाला, एलओसी पर व्यापार के माध्यम से हवाला, कई प्रकार से अवैध धन हमारे देश में पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, परंतु इसकी संपूर्ण इकोसिस्टम के नष्ट करने के लिए राज्य पुलिस में एक जागरूक तंत्र हाईएस्ट लेवल पर से इनिशिएटिव लेकर बनाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जहां पर भी ऐसे केस हो, बेझिझक इसको यूएपीए के दायरे में लाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं विशेष बात कहना नहीं चाहता, परंतु जेलों की निगरानी भी बहुत जरूरी है, उस पर हमने आगे बढ़ना चाहिए। थानों की भूमिका को हमें पूरी लड़ाई में नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक थाना पूर्ण रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि कोई भी सूचना हो वो थाने लेवल से ही आएगी, चाहे राज्यों की आईबी के पास आएगी, चाहे भारत सरकार की आईबी के पास आएगी, सूचना वहीं से आनी है और वहां एक विशेष दृष्टि हमने निर्मित करनी पड़ेगी। इसके लिए थानों के अधिकारियों को खुफिया जानकारी एकत्रित करना, लक्षित जांच करना और समुदायों के बीच में जो तनाव पैदा करने के मामले, उसको भी सजग दृष्टि से देखना, ये आसूचना संकलन के लिए भी राज्य के प्रमुखों ने एक एसओपी बनानी चाहिए अपने अपने राज्य के हिसाब से और आगे बढ़ना चाहिए। मेरा आप सभी से आग्रह है कि एनआईए अभी पकड़े गए हथियारों का जो डेटाबेस बना रहा है, वो अपने अपने राज्यों से, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जरूर ये डेटाबेस को समृद्ध करिएगा, क्योंकि हथियार कहां से आया, किस मार्ग से गया और कैसे देश के विरोधियों के पास पड़ा, ये जब तक हम जांच नहीं करते, छिद्र हम नहीं भर सकते हैं। इसलिए ये डेटा को समृद्ध करना आपकी जिम्मेदारी है और डेटा के माध्यम से आपके राज्य में जो छिद्र है, जो चैनल है हथियार पहुंचाने का, इसको भी पकड़ना, ये भी आपका काम है। साइबर सुरक्षा के लिए बहुत सारी बातें कई प्लेटफॉर्म पर हुई है, मगर I4C का बहुत फायदा उठाना चाहिए और 1930 पोर्टल जो है उसको आपके यहां व्यवस्था को चौक चौबंद भी करना चाहिए और वो नंबर को हमने पॉपुलर करने का भी काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 10 पॉइंट ग्लोबल एंटी टेरर प्लान पूरे विश्व को दिया है और अभी प्रेजेंटेशन में आपने देखा FATF ने भारत में इसके क्रियान्वयन के लिए संतोष व्यक्त किया है और यहां पर कई सारी जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के लिए मीटिंगें हुई, इंटरपोल की जनरल असेंबली, नो मनी फॉर टेरर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म और G20 में भी चर्चा हुई। इस सब में प्रधानमंत्री जी के 10 पॉइंट के ग्लोबल एंटी टेरर प्लान को सबने सराहा है। मित्रों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि टेररिज्म तभी समाप्त हो सकता है, हम इसके खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ, कम से कम नुकसान के साथ तभी लड़ सकते हैं जब थाना से लेकर राज्य के पुलिस प्रमुख तक पूरी हमारी पुलिस की व्यवस्था इसके लिए जागरूकता लाए और एक साथ काम करे और ये करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं फिर से कई बार कह चुका हूं आप लोगों के सामने, मगर अंत में फिर से एक मैं बात कहना चाहता हूं। 2 चीजों पर मेरा आग्रह है। मैक के प्लेटफॉर्म में जितनी हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन साझा कीजिए और आपके अप्रोच के अंदर बहुत पुराने समय में नीड टू नो का जो एक ध्रुव वाक्य बन गया है, इसको बदलकर नीड टू शेयर और इसको आगे ले जाकर ड्यूटी टू शेयर तक ले जाइए
अब इंफॉर्मेशन छुपाने से इतने बड़े देश में टेररिज्म के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है इसके कई डायमेंशन होंगे जो शायद आपको मालूम नहीं है। अगर आप मैक के प्लेटफॉर्म पर एनआईए को साझा करेंगे तो ये सभी डायमेंशन को अप्रिशिएट कर कर वो इंफॉर्मेशन पर कार्यवाही करने के लिए अंततोगतो आपके पास ही सूचना आएगी। परंतु मेरा आप सभी से विनंती है कि एक साझा लड़ाई को हम अपनी लड़ाई समझें।